रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है? क्वेश्चन इतने कम स्टेप में कैसे? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम इन वन शॉट। ठीक है, जहां पर हम पूरा कवर कर रहे होंगे आपका एनसीईआरटी, आरडी शर्मा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग लेके एंड तक जरूर देख लेते हैं, पूरे तरीके से कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर पेपर कुछ आ रहा होगा। आई गिव एश्योरेंस, जो इसको पूरा कर लेगा उसका पहला चैप्टर पूरा डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा होगा। बिकॉज हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं या हम कर रहे हैं वो हमने पूरी एनसीईआरटी से कवर करी है और पूरी आरडी शर्मा से कवर करी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखना। फर्स्ट टॉपिक इज नोइंग द नंबर्स। अब नंबर्स किस तरीके के होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये समझना होगा कि रैशनल नंबर के आगे कुछ और भी होता है क्या? तो हमें पता चलेगा कि भाई एक नंबर है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर या इरेशनल नंबर। अब उसका हमने जब पढ़ लिया डेफिनेशन, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस, कि उसमें क्या ऑपरेशंस वर्क करती है, एडिशन फॉलो कर रहा है या नहीं, डिवीजन फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फाइनली पढ़ रहे होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नोइंग ऑफ नंबर समझते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में होता है आपका 0। ठीक है, और इधर की तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 और ये हमने मान लिया 6 तक। ठीक है, अब जैसे कि मान लो लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं आप अपने क्लास में बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4। तो आपने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी? आपने काउंटिंग स्टार्ट करी है 1 से। ठीक है, तो हमारे पास एक नई चीज यहां पर हमें पता चल गई, दैट इज एन। एन किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते क्या है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्या काउंटिंग कहीं जाके रुक जाती है 100 पे या 1000 पे? नहीं, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज टिल इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट साइन बोलते हैं बेटा इसे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जैसे मान लो मैं अभी यहां था और मैं लेफ्ट साइड जा रहा था, या फिर हम ऐसे समझ लेते हैं कि मैं इधर राइट साइड मूव कर रहा था। ठीक है, राइट साइड। तो जब मैं राइट साइड मूव कर रहा था ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, बट अब मेरा मन हो रहा है क्या? मेरा मन हो रहा है कि मैं वापस पीछे आऊं। तो मैं पीछे आता हूं तो मुझे 0 मिलता है, राइट? अब 0 क्या है? अगर इस सीरीज में सारे पॉजिटिव नंबर्स में 0 ऐड ऑन हो जाए तो क्या होगा? सो इसको हम लोग लिखते हैं W से। अब W क्या होता है? W मतलब हो गया आपका बेटा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? सो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल W से, और हमेशा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से 1 2 और टिल इन्फिनाइट। अगर यहां पर हमें दो चीज समझ में आ गई, अगर काउंटिंग नंबर से 1 से स्टार्ट है इन्फिनाइट तक तो वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और अगर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज होल नंबर। समझ में आ गई बात? अब मेरा मन हुआ कि ठीक है मैं यहां तक तो आ गया, 0 तक आ गया, अब मैं 0 से पीछे जाना चाहता हूं। तो अब 0 से अगर इस तरफ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर पॉजिटिव था तो इधर सारे नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 इसको नेगेटिव मेंशन कर लो। अब ठीक है सर, मैं अगर वापस इधर आ गया, अपने लेफ्ट साइड हम मूव कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं? सो इसके लिए हमारे पास वर्ड है दैट इज इंटीजर। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। तो इंटीजर होता क्या है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स
एंड इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिलाकर कहा जाता है। मतलब कि मान लो माइनस इन्फिनाइट से कोई नंबर आ रहा है, जीरो इंक्लूड है इसमें, और प्लस इन्फिनाइट तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम या फिर दूसरे टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं कि प्लस, जीरो और माइनस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, हम इसे क्या बोलेंगे? सो दिस इज नोन एज इंटीजर, ठीक है सर। अब इंटीजर की बात हो गई। चलिए, अब इंटीजर के बाद क्या होता है? तो इंटीजर के बाद आता है आपका रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपने 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बट इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? बात हम लोग कर रहे हैं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर, ओके। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख दें, जहां पर p और q बिलोंग्स कर रहा हो किसके? इंटीजर को। इसका मतलब साइन क्या होता है? दिस साइन इंक्लूड सेज दैट बिलोंग्स, मतलब p और q कहां बिलोंग कर रहे होंगे? z से। z मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे, और जहां पर q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। इस कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो की वैल्यू क्यों नहीं इंक्लूड की जाती है। तो देखो बेटा, कोई भी नंबर होगा, p अपॉन q मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपके पास कोई भी न्यूमरेटर है, ठीक है, और उसके अपॉन हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर है, ठीक। तो कोई भी हम कह सकते हैं नंबर हमारे पास है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पर ऊपर वाला नंबर हो चाहे नीचे वाला, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर को। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और हमें दूसरा कहा गया है कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे 0.2 क्या होता है? इट इज जीरो। बट अगर मैं 2/0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे इन्फानाइट। इन्फानाइट नहीं होता भाई, वो होता है नॉट डिफाइंड। इसे हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। कोई भी नंबर है उसको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखना है, जहां पर जो दोनों p और q हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल हम ले लेते हैं -3 अपॉन -2। हमें दिख रहा है -3 क्या है? एक इंटीजर है। -2 क्या है? वो भी एक इंटीजर है। तो दोनों p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखे हैं। p और q क्या है? दोनों इंटीजर है, और q अभी जीरो नहीं है, तो ये क्या कंसिडर होगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल Q से। कैपिटल Q मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर, ठीक है सर। आपने बोला कि Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो तो रैशनल नंबर होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि सर एक कंडीशन है कि मान लो Q को इक्वल कर दिया जीरो के, तो क्या बन जाएगा? वो होगा क्या? अगर यही चीज लिखी जाती है p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, और कंडीशन ये हो जाती है कि q की वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर्स। अब इररैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? तो बेसिकली इररैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल P से। ऐसे नंबर्स जहां पर हम उनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दें, दोनों इंटीजर होंगे, बट हमारा आंसर क्या है कि Q इक्वल्स टू जीरो हो जाए। अगर उस केस में अगर Q इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, सो दैट इट विल बी नोन एज इररैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 और 1 के बीच में बताओ क्या नंबर आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ओके इसके बीच में 3/2 आ रहा है, तो 3/2 क्या है? यहां पर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई एक नंबर लाइन में होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इररैशनल नंबर होते हैं। बट एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई कि सर व्हाट इज आर? आर क्या होता है? आर किसको रिप्रेजेंट करता है? सो आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब क्या?
द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसका शॉर्ट में हम लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम लोगों ने क्यू से लिखा एंड इरेशनल नंबर जिसको हमने पी से लिखा। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, एक साथ हो जाए, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे रियल नंबर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। W इज रिप्रेजेंटेड फॉर होल नंबर जो 0 से लेके इन्फिनाइट होता है। N इज फॉर नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इन्फिनाइट होता है। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 क्या होते हैं? इंटीजर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, और कंडीशन ये होगी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? सो दैट विल बी नोन एज रैशनल नंबर। अब कंडीशन उल्टी हो जाए कि Q इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका इररैशनल नंबर। ठीक है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ में आ गई बात? फटाफट आप यहाँ पे फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, माइंड मैप के फॉर्म में इसको लिखिए और याद करिए, फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो, या फिर उनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हो। जैसे मान लो 2 की अगर मैं बात करता हूं, सो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? अगर मैं बोलूं कि फैक्टर बताइए 2 के कितने होंगे, तो हमें कह सकते हैं सर 2 फैक्टर होंगे। कैसे? ये 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो सिंपल हम डेफिनेशन समझ सकते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11, 13 एंड इट्स गोज ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 29 क्या एक प्राइम नंबर है? आपका आंसर जो भी होगा कमेंट में बताना, साथ में पढ़ते चलो भाई। कोई भी चीज है उसको आंसर करोगे तभी समझ में आएगा। तो अगर मैं 29 की बात करूं तो 29 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है ना? तो क्या ये प्राइम नंबर है? यस। तो आप बोलेंगे यस, 29 इज अ प्राइम नंबर। समझ में आ गई होगी बात की प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है को प्राइम, कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को मतलब क्या हुआ? अगर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इसको सेपरेट करते हैं। को मतलब क्या हुआ? को मतलब होता है 2। प्राइम नंबर मतलब 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, इतना तो समझ में आ गया इस वर्ड से। बट एक्चुअली में को प्राइम नंबर होते क्या है ना? तो देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2 और 3, मुझे दिख रहा है कि 2 भी एक को प्राइम नंबर है और 3 भी एक को प्राइम नंबर है ना? इतना हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, राइट? तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका क्या हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर CF 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम। जैसे कि मान लो 2 था, तो 2 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। अब इनमें अगर मैं बोलता हूं कि बताओ इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 1 इज द CF, that is common factor. So it means that these 2 numbers, when the 2 numbers having common factor as 1 is known as co-prime number. Prime number तो सिंगल में होता है, को मतलब हो गया 2, तो 2 प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा वो क्या कहलाएंगे? That is known as co-prime number. आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, कि भाई ट्विन क्या होता है? ट्विन से हम समझ में आएंगे, ट्विंस की बात हो रही है। ट्विंस सिमिलर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, ट्विन मतलब 2, ट्विंस 2 एक से, है ना? तो मान लो आपके पास 2 प्राइम नंबर है, 2, 3। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है,
बट यहां पर कंडीशन ये है कि इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? क्या नहीं आई? ध्यान से सुनना। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर लेना है हमें जिनका डिफरेंस 1 है। ऐसे प्राइम नंबर्स हमें सोचने हैं जिनका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर सोच लो, कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 30। अब मैं कह रहा हूं इनके पेयर बना लो जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, ठीक है, 3, 5, हमें दिख रहा है 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और इनका डिफरेंस की अगर बात करें तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो 2 क्या आ गया इसका? डिफरेंस। तो जब कभी भी 2 प्राइम नंबर होंगे पेयर में, ठीक है, सॉरी 1 पेयर में होंगे और उनका डिफरेंस 2 आ रहा होगा, दैट इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे एग्जांपल आपको यहां पर दिख रहा है 11, 13। और एग्जांपल हो सकते हैं क्या? 19 और बताइए 29 ले लो, 29 एंड 31। तो दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, वो होते हैं प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनको हम पेयर में लें और उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है सर, एक नंबर लाइन है, उसमें 3 और 4 दिया हुआ है, उनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे रैशनल नंबर फाइंड? सो लेट्स डिस्कस दिस। क्वेश्चन हमारे पास आया है दैट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मतलब हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे? तो सबसे पहले आपको हैबिट डालनी है, आपको लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। अब हमें लिखना है द 2 रैशनल नंबर आर। सबसे पहले आप क्या है, जो चीज गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या है? 1 है और 2 है। अब ध्यान से समझना बेटा इस बात को कि जब भी जो पहला नंबर होगा हम इसको सपोज कर लेते हैं आर है। क्या है? आर, ठीक है। जो दूसरा नंबर है हम इसको सपोज कर लेंगे दैट इज एस, ठीक है। अब इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज, या फिर हम लोग जो मीन निकालते थे वो भी कह सकते हैं इसी तरीके के फॉर्मूला फॉर्मेट में है कि हमें मीन कैसे निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आर प्लस एस अपॉन 2। मतलब जो फर्स्ट नंबर है प्लस सेकेंड नंबर होल डिवाइडेड बाई 2, इससे हमें क्या मिल जाएगा? इनके बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लो एक नंबर लाइन थी, ठीक है, और ये है 0 और ये है 1 और ये है 2। हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अभी सबसे पहले हम बीच का निकालते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है। सो ए कैसे निकल रहा होगा? आर की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, और एस की वैल्यू है 2 अपॉन, सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा 2। आर प्लस एस होल अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा? 3 अपॉन 2। तो जो पहला रैशनल नंबर हमें मिला वो क्या हो गया? 3 अपॉन 2। अब मुझे दूसरा रैशनल नंबर निकालना है दैट इज बी। अब ये मैं किसके बीच में निकाल रहा हूंगा? मैं इसको निकाल रहा हूंगा 1 और 3/2 के बीच में। तो अब ये वाला क्या बन जाएगा? आर, और ये बन जाएगा एस, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर देना कि फर्स्ट रैशनल नंबर आपने निकाला, इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट था, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना है बी, तो अब हमारे पास क्या है? 1 है, 1 प्लस एस की जगह पर क्या है? 3/2 होल डिवाइडेड 2। अब यहां पर होती है मिस्टेक, ध्यान से समझना। यहां पर 1 है, इसका डिनोमिनेटर है क्या? कुछ नहीं है, तो हम यहां सपोज कर लेते हैं डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आएगा? इट विल बी 2 और इसको करेंगे अपन तो यहां पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब ये होल डिवाइडेड बाई 2 तो बचा ही हुआ था, ये मिस मत कर देना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2 प्लस 3 करोगे क्या आ जाएगा? 5/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये होल डिवाइडेड कहां जाता है? तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा? 5/4। ये आ गया अपना सेकेंड रैशनल नंबर दैट इज 5/4। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर जो गलती करते हैं अपन, कैसे इसको समझें।
n1 अपॉन d1 मतलब पहला न्यूमरेटर अपॉन पहला डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाई n2 अपॉन d2। तो हमें पता है कि जो नीचे वाला है ये ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई। यही कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज करा, पर जनरली यहां पर ये चीज मिस्टेक कर देते हैं सभी, और यहां से आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हम ये गलतियां ना करें। अब मान लो हमें तीसरा रैशनल नंबर निकालना है c, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे r और इसको मान लेंगे s, ठीक। तो मान लेते हैं c निकालना है हमें। r की जगह पर क्या है 3/2 प्लस s की जगह पर क्या है 2/1, जहां पर कुछ नहीं वहां पर भगवान तो है ही 1 है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2, 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, और ऊपर जो होता है वो हो जाता है मल्टीप्लाई। नीचे होता है डिवाइड और ऊपर होता है मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 को जब डिवाइड करा तो 1 आया, ऊपर जो भी चीज थी वो हो जाती है मल्टीप्लाई। प्लस का साइन है, प्लस लगा हुआ। 2 को 1 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2, और ऊपर जो चीज है वो होगी मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4/2। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7/2। अभी ध्यान देना, अभी मैंने होल अपॉन 2 छोड़ रखा है, तो मान लो ये ऐसे मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 7/4। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 7/4। इस तरीके से मैंने 3 रैशनल नंबर फाइंड करे, और आप अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या हमारे पास यही मेथड है सॉल्व करने के लिए? नहीं, देयर आर टू मेनी मेथड्स। आप इसका नीचे 1 मान ले, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लो 1 है, आप यहां पर 1 मान लो, इसको 2/1 मान लो, यहां पर आप 5 इंटू कर दो, यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 5। तो ये 5 और 10 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं 4। हमें कितने चाहिए थे 5। तो हम यहां पर इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम यही मेथड करें, बट दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसको फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर और इजीली आंसर आता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में दिया हो तो हम कैसे निकाल रहे होंगे द रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी रैशनल नंबर आर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? सो देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर। मतलब कि मान लो पहला है r रैशनल नंबर और दूसरा है s, तो इनके बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी फिक्स्ड रैशनल नंबर नहीं होता कि इसके अंदर 3 होगा या इसके अंदर 2। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। चलिए, अब अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, अभी जैसे नॉर्मल नंबर्स में था, राइट, अब अगर फ्रैक्शन में आ जाए, P/Q की फॉर्मेट में आ जाए, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं? लेट्स डिस्कस दैट। बात करें कि हमें 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं भाई, बहुत आसान है। ध्यान से आराम से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमें बोल रहा फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ आपको दिख रहा है सिमिलर या कॉमन सा? सबसे पहले हमें दिख रहा है ए, हमारा जो पहला है नंबर है वो है -3/13, ठीक है। दूसरा हमारा ऐसा होता है, वो हमें दिख रहा है दैट इज 9/13। अब ये जो आपको दिख रहा है ये एक रैशनल नंबर है P/Q वाले फॉर्मेट में, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो ये बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हमें क्या करना है? हमें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं कि वो उसके बीच में 100 रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा है -3/13, और अगर मैं यहां पर 10 मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर 10 मल्टीप्लाई करता हूं, जो चीज हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में,
वही चीज सेम चीज हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी होती है न्यूमरेटर में, ठीक है। सो -3 इंटू 10 करेंगे आएगा -30 और 13 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 130। ये आ गया अपना पहले वाले रैशनल नंबर का, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेम कर रहे होंगे फॉर सेकंड क्या था 9/30। तो इसमें 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अभी जस्ट बताया था मैंने, जो चीज हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम चीज हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं फॉर व्हाट, टू मेक इज एज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 9 10 जा 90 और नीचे हो जाएगा 130। अब कंपेयर करना है, ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यहां पर करना होता है कंपैरिजन, ठीक है। नाउ वी विल बी जस्ट कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे हम लोग। क्या कंपेयर करेंगे, क्योंकि नीचे की चीजें तो सिमिलर है। अगर मैं देखूं क्या -30 से 20 में और 90 के बीच में, -30 से +90 के बीच में क्या 100 रैशनल नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ठीक है -29/130 कॉमा -28/130 टिल मान लो 89, उसके पहले ही आ जाएगा, है ना। तो इनके बीच में आपके क्या 100 रैशनल नंबर आ गए? यस, तो 100 रैशनल नंबर आ गए। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, आपने तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे लिया जहां पर दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर थे। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जहां पर दोनों के डिनोमिनेटर अलग हो, डिफरेंट हो, उस केस में हमें बताइए क्या करना है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3/4 एंड 5/6। अब ध्यान से देखो, ये भी रैशनल नंबर है, यस। अब इसका जो फॉर्मेट है वो है P/Q वाले फॉर्मेट में, बिल्कुल सर यही है। तो अब इस कंसेप्ट को कैसे यूज करें? यहां तो भाई आपने बोला डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें भाई, तो सबसे पहले आप लोग डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। कैसे? एलसीएम लेके। तो हम ले रहे होंगे एलसीएम ऑफ 4 and 6 जो कि आता है 24। हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लिया? जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाए। उसके बाद ये सेम फॉर्मेट कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास है 3/4। नीचे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि 24 बन जाए, तो 6। जो चीज नीचे मल्टीप्लाई होती है वो सेम ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बन जाएगा 18/24। ये बन गया पहला, आगे बात समझ में। दूसरा था 5/6। नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 24 बनाना है। जो चीज नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम चीज ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन गया 20/24। अब मान लो इसके पीछे मुझे बोलता है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस, एक रैशनल नंबर निकालना है। तो हाँ, 18 और 20 दोनों तो सिमिलर आ गए नीचे, तो इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिमिलर आ गया, हमें ऊपर की वैल्यूज को चेक करना है। तो हाँ, इनके बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो आ जाएगा 19/24। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि जब सेम रहेगा तो क्या करना है और जब डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है। सेम रहेगा तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर और उसके बीच में नंबर्स फाइंड कर लेने। अगर नंबर डिफरेंट रहेगा डिनोमिनेटर में तो हम लोग क्या ले रहे होंगे? एलसीएम ले रहे होंगे। एलसीएम लेने से वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, और उसके बाद हमें सिर्फ उसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने को बोला हम लोग निकाल सकते हैं। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, कि किसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। सपोज अगर आपको बोल रहा है कि भाई नंबर लाइन पे √2 प्लॉट करके बताओ। अभी तक हमने नंबर्स प्लॉट करना सीखा था कि भाई 2 होगा या -2 होगा तो हम प्लॉट कर लेते थे, या फिर हम रैशनल नंबर फाइंड कर लेते थे बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स, है ना, वो हम प्लॉट कर लेते हैं। बट अब अगर हमें बोल रहा है कि √2 प्लॉट करके बताना है, कहां पर? नंबर लाइन में, तो किस तरीके से कर रहे होंगे। सो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, कि हमें कोई भी रूट हो, चाहे √2 हो चाहे √3, कोई भी नंबर हो, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n-1 अंडर रूट n-1। अब ये क्या सिंबलाइज करता है? अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमें प्लॉट करना है √2, तो यहां पर फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला है हमारे पास n-1। इसका मतलब ये हुआ
कि आपको 2 लिखना है, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या है 2 है, दिख रही है हमें। 2 माइनस 1 तो हमारा वैल्यू क्या है 1। तो हमें मिल गया कि भाई 2 माइनस 1 आया, √1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमें यहां से मिल गया इसका फॉर्मेशन कि हम कैसे एक नंबर को, रूट नंबर को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसको जब प्लॉट कर रहे होंगे तो हमें क्या यूज करना है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा थ्योरम हम यूज करेंगे। तो इसको जब हमें प्लॉट करना है तो वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सो पाइथागोरस थ्योरम होती है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 1 है, इसका बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी कितना है 1 है। तो जो अभी हमने निकाला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से n-1, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था n-1, उससे हमने निकाला 1 यहां पर। तो हम मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर क्या आया 1, बेस हमें क्या ले लिया 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 2। अब जब भी रूट उधर जाएगा, मतलब जब रूट ट्रांसफर होता है तो क्या, जो स्क्वायर है इस साइड, जब उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है बेटा आपका रूट। ध्यान से समझना, स्क्वायर उस साइड जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो क्या बना देता है? रूट। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझ में आ गया बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मान लो ये आपका थोड़ा यहां तक हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब हमने बोला कि हम बेस ले रहे होंगे, वो कितना होगा 1 मतलब क्या 1 यूनिट। तो यहां से यहां तक क्या है? ये 1 यूनिट। और ये है क्या एक्चुअली? सो दिस इज बेस। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, ओ ए हमारा कितना आ गया? बेस था, जो हमें मिल गया 1 यूनिट। अब ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर। तो कुछ बच्चे जो अच्छे हैं वो स्केल रख के सीधी लाइन खींच लेते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं खींच पाते। तो उस केस में वो क्या करेंगे? उस केस में आपको रखना है अपना कंपास का, यहां पर पेंसिल से एक आर्क काटना है ऐसा। आ गई बात समझ में? ए पे रखा कंपास और एक आर्क कट कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इससे हमें क्या मिलेगा? तो इससे हमें मिल रहा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहां पर रखा हमने एक आर्क ऐसे काट किया, यहां पर रखा एक आर्क ऐसे कट किया। ठीक है, फिर यहां पर रखेंगे एक आर्क ऐसे कट करेंगे, और यहां पर रखेंगे एक आर्क ऐसे कट करेंगे। ठीक है, अब जब आप ऐसे जा रहे होंगे तो आपको ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको ऐसा अच्छे से कर देते हैं। ये आपको एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। समझ में आ गई बात? अब देखो बेस हमारा कितना था? 1 यूनिट था। परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट। तो ध्यान समझना, हम यहां पर पॉइंट ए पे रखेंगे स्केल और मेजर करेंगे, जहां पर 1 यूनिट आ रहा है वहां पर हम पॉइंट बी नाम दे देंगे। समझ में आ गई क्या बात? हमने क्या करा? ए से बी का जो डिस्टेंस वो कितना ले लिया? 1 यूनिट। 1 यूनिट। और ये था क्या? सो इट वॉज परपेंडिकुलर, जैसा हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब आप क्या करोगे? जो बी पॉइंट आया था और ये ओ पॉइंट, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। क्या किया आपने? इसको ऐसे ज्वाइन। तो ये जो लाइन थी ये क्या मिली हमें? √2 बाई, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें ये मिल गया। बट क्या ये √2 सही निकाला हमने? नंबर लाइन पे प्लॉट हुआ है अभी? नहीं हुआ। जैसे कि एज वी नो दैट
कि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, मतलब ये 1 से तो आगे ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट O पर यहां पर कंपास रखेंगे और यहां पर आर्क, और ऐसे करते करते आप एक यहां पर आर्क कट कर देंगे दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो आप D। तो ये जो D पॉइंट आया, दिस इज योर वैल्यू ऑफ √2 दैट इज प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने बेस बनाया 1 यूनिट, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा, फिर यहां पर एक 1 यूनिट ऐसे आर्क कट करा, 1 ये मिल गया, इसको हमने O से ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद O पे रखा हमने, इतना डिस्टेंस मेजर करा और यहां से एक आर्क कट कर दिया। जो पॉइंट हमारा D मिला वो था हमारा √2 ऑन नंबर लाइन। अब मान लो आपके पास √5 आता है या √3 आता है, तो हमेशा आप क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, सो आप यूज करेंगे √n-1। जैसे मान लो आपको बोल रहा है √5 निकालना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, √5 में आप यहां पर 5 रखोगे, -1 दैट इज 4, और ये हो जाएगा 2। तो एक आपको क्या मिल गया, बेस हम 2 लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे हम 1, जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, √5। तो इसी तरीके हम √5 को कर रहे होंगे। अब चलिए मैं अगर थोड़ा सा जो इसी में एडवांस्ड वर्जन है वो है √3 का, तो उसको भी मैं नंबर लाइन में प्लॉट करके बताता हूं कि हाउ वी कैन जस्ट प्लॉट √3 इन द नंबर लाइन, इन या ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलिए करते हैं अब हम कैसे √3 को प्लॉट कर रहे होंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था फॉर n पॉजिटिव नंबर, वो क्या था, वो था √n-1, मतलब हमें √3 निकालना है। तो n की वैल्यू हमें यहां पर क्या दे रखी है, सो n की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है 3, तो इसको पुट कर दो, सो 3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज √2। ये मिल गया आपको अपना बेस मिलते हम क्या लगा रहे होंगे, हम लगा रहे होंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेनस स्क्वायर हमें नहीं पता, बेस हमारे पास आ गया था √2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम 1 लेंगे। ठीक है, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो, √2 इंटू √2 हमेशा क्या होता है 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको और डिटेल में अभी हम समझ रहे होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1, सो यहां पर आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, सो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √2 जो हमें निकालना था। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई हमें बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या है। अब हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करके देखते हैं कि हम कैसे निकाल रहे होंगे। तो ये मान लो आपकी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम मान लेते हैं ये है आपका क्या 0, 1 और ये है 2। समझ में आ गया इतना। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नेम कर लेते हैं O, इस पॉइंट को नेम कर देते हैं A और इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं B। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, बेस है अपना कितना √2। तो √2 हम लोग सेम प्रोसेस से बनाएंगे, कैसे, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया 1 यूनिट, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। अब ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज हमें √2 बनाना है। ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें अगर √3 बनाना है तो हमें बनाना पड़ेगा √2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, हमने यहां पर बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, ठीक है, और हमारा यहां पर पॉइंट मान लो B आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, O से B को ज्वाइन कर दिया था, ये आ गया था हमारा √2, बन गया √2। अब ये भी क्या है मेजरमेंट, ये आपका है 1 यूनिट, ये हमने √2 बना रहे थे उसके लिए। अभी हमें √3 बनाना है, तो जो B पॉइंट है इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, सेम प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप कितना डिस्टेंस लोगे, परपेंडिकुलर दैट इज 1, तो आप मान लो यहां पर आपका 1 आ रहा है पॉइंट C। ठीक है,
तो जो BC बनाया हमने, BC, ये हमने क्या बनाया, 1 यूनिट। ठीक है, तो जो BC बनाया हमने 1 यूनिट। तो अब यहां से लेकर, थोड़ी सी लाइन तो अच्छी हो गई, से मान लो कि O और C को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो जो OC बना वो क्या बना हमारा, √3 यूनिट। आ गई बात समझ में? देखो पुराना हमारा यहां तक तो सेम था, हमें क्या नया करा कि हमने B पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और B से C का जो डिस्टेंस हमने काटा, क्या हमने काट दिया 1 यूनिट पे। तो जो पॉइंट हमें मिला उसको हमने ज्वाइन कर लिया, वो मिल गया हमें √3। क्या इतने में काम खत्म हुआ? नहीं भाई, अभी और बचा है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट O पे रखना है अपना कंपास, और यहां पर C पे रखना है अपना कंपास का पॉइंटर पेंसिल, और यहां से हमें एक आर्क ऐसे खींच के लाना है। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा होगा, लेट्स सपोज E पॉइंट, ये पॉइंट है आपका √3 यूनिट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको √3 निकालना है। और अगर आपको √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, तो आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, दैट इज √n-1। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर आपको क्या लेना है और किस तरीके से इसे प्लॉट करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रैशनल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड इर्रेशनल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, तो दो तरीके के अपने कॉम्बिनेशन अपने को पता है रियल नंबर्स में होते क्या है। सो पहला अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर का, सो लेट्स टॉक अबाउट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। अब रैशनल नंबर अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो दो कंडीशन होती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दो कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर हम रैशनल नंबर की बात कर रहे होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा मतलब क्या, कि टर्मिनेट होना इंग्लिश में अगर हम समझे तो टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना। पहला टर्मिनेट कर देना, निकाल देना, खत्म कर देना, है ना। तो टर्मिनेशन, टर्मिनेट, तो कोई भी चीज अगर हम डिवाइड कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं टर्मिनेट का, तो हम ले सकते हैं 10/2, तो आंसर क्या आ गया 5। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब पूरा टर्मिनेट हो गया नंबर। ठीक है, अब दूसरा अगर हम आते हैं बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मान लो 10/3 कर दे, हमारा आंसर आएगा 3.333 एंड इट्स गोज ऑन, राइट। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास पता चला कि जब हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अगर हम इर्रेशनल नंबर का क्या कर रहे होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस केस में क्या होगा, गेस करिए, व्हाट विल बी द आंसर। एक तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग है रैशनल में। तो इर्रेशनल में क्या हो जाएगा, क्या टर्मिनेट होगा, क्या रिपीट होगा, या नॉन टर्मिनेट होगा, क्या होगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। तो जब भी अगर हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अब ये चीज प्रूव कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें बोला जाता है कि ठीक है ये वैल्यू दे रखी है, इसे प्रूव करके बताओ कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो उन प्रूव वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेंशन के बाद हम कैसे प्रूव करेंगे कि दिस नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल। डेसिमल एक्सपेंशन हमें समझ में आ गया, वही रैशनल नंबर का होता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं बोलूं प्रूफ करके बताओ कि 0.3 पे बार है, ध्यान समझना, हमें ये बताना है ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है। कैसे है? हमारे पास जो नंबर है वो है 0.3 बार। अब इस बार का मतलब समझते हैं। बार का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो रिपीटेड होता है, कई बार रिपीटेडली आएगा, रेकरिंग होगा। इसका मतलब है 0.3 बार का मतलब हो गया 0.3333 एंड इट्स गोज ऑन। समझ में आ गया? जिस नंबर के ऊपर बार है वो रेकरिंग है, बार बार रिपीट होगा। तो इस केस में लेट सपोज लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, हम मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया? हमने मान लिया कि x 0.3 बार है। अब ध्यान से देखना, जब भी कोई भी नंबर के एक बार होगा, मतलब एक डिजिट पे बार होगा, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 10 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। मतलब जब भी आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन करके प्रूव करना होगा कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप चेक करेंगे क्या उसमें बार है। ठीक है, अगर बार है तो कितने डिजिट पे बार है। अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 10। अगर मान लो मैं कहता हूं सर एक डिजिट से ज्यादा डिजिट है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं बबुआ, कोई भी बात नहीं, अभी बता ही देते हैं। तो देखो, तो अगर मान लो आपका 3 5 होगा और दोनों पर बार होगा, तो इस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डिजिट पर बार है। समझ में आया बाबू भैया? तो जब 2 डिजिट पे बार होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, और जब एक डिजिट पे बार होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 का। तो अच्छा सर ये बताओ कि अगर 3 डिजिट होगा तो क्या करेंगे? रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, अगर 3 डिजिट हो जाएगा 0.393 मान लो, तीनों पे बार है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी से समझ लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके, अब मान लो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, क्योंकि एक डिजिट पे बार था। तो अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ये बन जाएगा 10x, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.3 बार। ये मान लो अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ध्यान दिया करो। तो अगर मैं 10x से x को माइनस करूंगा तो क्या होगा? 10x माइनस x। अब यहां पर आ जाएगा 3.3 बार माइनस 0.3 बार। 10 में से 1x गया तो बनेगा 9x, और इसमें से अगर 3 में से ये जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा अपना 0। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 9x इक्वल्स टू 3। और अगर मैं x को शिफ्ट कर दूं, मतलब x की वैल्यू ही निकालना है, तो ये बन जाएगा 3/9। क्या ये p/q के फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमें निकालना था? यस, ये p/q के फॉर्मेट में है। अब हमें सिंप्लीफिकेशन आता है तो हम सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू है 3/9। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3। सो मैं x की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 1/3। तो यहां पर ये सिंबलाइज होता है कि जो 0.3 बार था, यस, ये फॉर्मेट पे है p/q के, बिल्कुल है। जहां पर p और q इंटीजर है, बिल्कुल 1 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई। इज दिस सिंबलाइज दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी, एक पे बार होगा मतलब 10 मल्टीप्लाई, 2 पे बार है मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे बार है मतलब 1000 पे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसका कंसिडर करते हैं, फिर एक विदाउट बार वाला बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फिर हम एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो दूसरे कंडीशन पे है। यहां पर आपको दे रखा है 1.27 बार।
बार का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, जितने डिजिट पे बार है मतलब वो उतने बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 1.27 बार, मतलब 1.272727 एंड गोज ऑन। ठीक है, जितने डिजिट पे बार है वो उतने बार रिपीट हो रहा है, रेकरिंग है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब 2 डिजिट पे बार होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से। वही वाला कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट एज्यूम दैट x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। दोनों पे है, बार अच्छे से लगाना है भाई, दोनों पे है तो दोनों पे ही दिखना चाहिए। ये आ गया पहला। सेकंड, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, किसने से करेंगे भाई 100 से, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x से तो ये बन जाएगा 100x, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 127.27 बार। आगे बात समझ में, 1 तो पहले से था, 100 मल्टीप्लाई में से 27 भी क्या हुआ, इधर ट्रांसपोज हो गया, तो ये बन गया 127। इसको मान लीजिए दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से आप फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो अब 100x से मैं 1x को माइनस कर दूंगा, और 127.27 बार से मैं माइनस करूंगा 1.27 बार को। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 100 से 1 गया तो आपका आंसर आएगा 99x, और 127 से अगर 1 गया तो आएगा 126, और 27 बार माइनस होकर 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो x की वैल्यू यहां पर बनेगी 126/99। क्या ये p अपॉन q के फॉर्मेट में है? यस, बिल्कुल ये p अपॉन q के फॉर्मेट में है। क्या p और q जैसे हमें पता है इंटीजर्स हैं, क्या यहां पर इंटीजर है? बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या यहां पर q की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि q नॉट इक्वल्स टू 0 है? यस, दिस आल्सो सेटिस्फाई। दिस शोज दैट द गिवन एक्सप्रेशन जो भी हमें दिया था दैट इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गई होगी बात। अब इसी पे मान लो एक क्वेश्चन कुछ अलग सा आ जाए, मान लो आ जाए कि आपको बताना है 0.235 बार। अब यहां पर देखो 2 डिजिट पे बार है बट एक सिंगल नंबर है जो इधर है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सो लेट्स डिस्कस दैट इन इजीएस्ट मेथड। अब आएगी बात समझ में बबुआ? तो भाई साहब, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर लगेगी असली गणित। तो लेट्स डिस्कस दैट। अब कुछ क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या, दैट इज 0.235 और इन दोनों पे बार है, 2 पे बार नहीं है। अगर 2 पे बार होता तो मैंने आपको जो रूल बताया था, आप क्या करते वो, क्या करते भाई, तो आप मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। बट यहां पर हमें सिर्फ दिख रहे हैं 2 डिजिट पे है, तो इसमें क्या होगा, इस वाले डिजिट को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे होंगे। किस तरीके से? तो हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब एक डिजिट है तो एक डिजिट को इधर शिफ्ट होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 बार। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, बिकॉज एक डिजिट को हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.35 बार। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां से हल्का सा स्टेप चेंज है, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.35 बार? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10x इक्वल्स टू 2 प्लस, अब 0.35 बार है। बार का मतलब होता है रिपीटिशन है। अब बार कितने डिजिट पे है? 2 डिजिट पे, मतलब 100 की बात होगी। बट यहां पर बार है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 35, 100 होगा बट उसका एक कम करके यहां पर हम नीचे लिख देंगे 99। ध्यान से समझना फिर से मेरी बात। हमने यहां पर
2 पे बार नहीं था, इसको एक डिजिट था, इधर शिफ्ट करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 डिजिट होते बिना बार के तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई करते, 100 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, जब हमारा डिजिट इधर शिफ्ट हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.35 बार। अब बार 2 डिजिट पे है तो मैंने बताया था क्या आता है, 100 आता है, राइट। बट अब यहां पर हमें इसे एडिशन करना है तो हम लोग 100 से 1 माइनस करके इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर होगा यहां तक? बहुत बढ़िया। 10x इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो आएगा 99, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, सो ये बन जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 18, 198 प्लस 35 अपॉन 99, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 85, पहले ये हो जाएगा 10x, 85 13, 3 9 12 1 13, 1 कैरी 233 अपॉन 99, ये आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू आ जाएगी 233 अपॉन 990। दिस इज द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर जो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पर q कभी भी 0 नहीं दिख रहा है हमें, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर के फॉर्मेशन में है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब मान लो अगर मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं इस तरीके से, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या कि नंबर है 0.00352 पे बार है। अब कितने डिजिट है जिन पे बार नहीं है, 3 डिजिट है, तो इनको मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। जब 3 डिजिट पे बार नहीं है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग 1000। ठीक है, तो मैं 1000 मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो ये x इक्वल्स टू ये था तो ये बन जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 3.52 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.52 बार। अभी मैंने बताया था 0.52 बार मतलब 2 डिजिट है अपॉन 100 होगा, बट उसकी रेपिटेशन के फॉर्मेशन की वजह से हम लोग उसमें एक माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000x इक्वल्स टू 3 प्लस 52 अपॉन 99। तो ये फाइनली आपका बनेगा 1000x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 99, 3 इंटू 99 प्लस 52, तो फाइनल आपका आंसर बनेगा 1000x इक्वल्स टू 27, 2 कैरी 29 प्लस 52 अपॉन 99। सो x की वैल्यू हमारी फाइनली आ रही होगी 7 और ये 9 हो जाएगा, दैट विल बी 14, देन 11 12 13 14 और ये हो जाएगा 3 और ये अपॉन में आंसर आएगा कुछ ऐसा। अब देखो क्या ये एक रेशनल फॉर्म के नंबर के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्मेट में? यस सर बिल्कुल है। क्या q हमारा 0 आया? नहीं आया। तो इस तरीके से हमें इस चीजों को याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, जब डिजिट 1 पे बार है तो 10 पे मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। जितने डिजिट होंगे उस पे बार के हिसाब से हम लोग जीरोस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब अगर मान लो जो हमारा राइट साइड उस पे बार नहीं है, तो 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट तो 1000, और उसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट करके फिर जो भी बार होगा उसमें एक कम करके निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन करा के मैंने बता दिया। नाउ वी विल बी मूविंग टू रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स। कैसे हम लोग रैशनलाइजेशन कर रहे होंगे विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सी दैट। रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन होता क्या है, किसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनलाइज करने के 3 रूल हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। जब कभी भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे किसी भी एक रैशनल नंबर का या इररेशनल नंबर का, ठीक है, एडिशन करें चाहे हम सब्सट्रैक्शन, तो हमारा फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। जब कभी भी हम किसी भी का प्रोडक्ट कर रहे हों, किसका, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल नंबर। बट जब हम एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किसी भी इररेशनल नंबर का,
तो चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि आंसर या तो रैशनल आ जाए या तो इररेशनल आ जाए। ये 3 कंडीशन होती है रैशनलाइजेशन की, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा है n√n, अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये बेसिकली एक रेडिकल साइन नोटेशन है, ठीक है, रेडिकल साइन नोटेशन। इसका तो आपको मतलब पता है, इट इज कॉल्ड रूट, ठीक है। इस तरीके के साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन नोटेशन, ठीक है। अब कुछ जो फॉर्मूलाज है जो हमारे रैशनलाइजेशन में हमें काम आएंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर, आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, उसी को अगर हम रूट में बदल दें तो मैं रूट ए बी को लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट बी। जब हम मल्टीप्लाई होंगे रूट कॉमन हो जाएगा, ए बी अंदर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही रूट ए अपॉन बी तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, तो हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन रूट रूट खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो ए का स्क्वायर होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा? ओनली बी। समझ में आई बात? अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा? a। रूट बी का स्क्वायर क्या होगा? b। और 2ab तो रूट में था इसलिए क्या बन गया? 2 अंडर रूट ab। अब ये रूट कैसे होता है चेंज, इसको समझाता हूं, फिर हम सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, कैसे हम a और b की वैल्यूज को निकालते हैं, ये रूट होता कैंसिल क्यों है, ठीक है। जैसे हमने एक एक्सपोनेंट एंड पावर लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था 8th क्लास में, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला था, दैट इज a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n क्या होता था? पावर प्लस हो जाता था m प्लस n, राइट। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। इसी कंडीशन से रूट हमें निकालना होता है। जैसे मान लो आपका आया है √2 इंटू √2। रूट का मतलब क्या होता है? तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। समझ में आई बात? रूट का मतलब क्या हो गया? इट इज इक्वल्स टू, मान लो ये रूट x है तो x की पावर क्या आ जाएगी? 1/2, ठीक है। तो √2 की पावर क्या बन गया? 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब यहां पर देखो a और a नीचे बेस सेम है, पावर भी क्या कह सकते हैं, यहां पर अलग है बट यहां पर भी सेम है। बट हम यहां पर क्या करेंगे? पावर को एड ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो फाइनल आंसर 1 बनता है। इसका मतलब ये समझ में हमें आया कि जब कभी भी दो सिमिलर नंबर होंगे, जैसे मान लो रूट ए इंटू रूट ए, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बट अगर कंडीशन ऐसी हुई कि रूट ए इंटू रूट बी करना हुआ तो क्या बनेगा आंसर? अंडर रूट ए बी। आ गई बात समझ में? जब दो नंबर सिमिलर होंगे और उनका रूट होगा तो वो नंबर सिर्फ आएगा, रूट हट जाएगा। बट अगर अंदर के नंबर डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, √6 इंटू √3। अब देखो यहां पर नंबर चेंज है तो ये क्या होगा? √6 इंटू 3 तो बन जाएगा √18। बट अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती है √7 इंटू √7, तो हमें यहां पर नंबर सिमिलर दिख रहे हैं तो हम सीधे नंबर लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी? रूट हुआ कैसे? नाउ अब हम समझते हैं कि रैशनलाइजेशन करना कैसे, कैसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, कैसे हम वैल्यूज को निकालते हैं। अब सीखते हैं रैशनलाइजेशन कैसे कर रहे होंगे। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैबिट डालें आप सोल्यूशन लिखने की, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/√3। तो यहां पर 1 क्या है? न्यूमरेटर है और √3 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो हमेशा जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/ हम लिखेंगे √3 और इसी √3 को हम वापस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आ गई बात समझ में? तो 1 इंटू √3 क्या होता है? √3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? इट विल बी 3। क्या इतनी बात समझ में आई? अब क्या हमें √3/3 ही छोड़ दें आंसर,
या हमें कुछ और भी करना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताएं। तो हाँ, आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे वाली ही चीज को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर है 1 3 प्लस रूट 2। अब यहां पर दो चीजें हैं। अभी यहां क्या था, सिंगल था, राइट। मैंने बोला नीचे वाली ही चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बट एक कंडीशन यहां पर दिख रही है, प्लस है। तो जब कभी भी प्लस होगा, ध्यान रखना, जब कभी भी प्लस होगा तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के। अब अगर माइनस होगा तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस से। ये है रूल ऑफ रेशनलाइजेशन। जो भी डिनोमिनेटर अगर प्लस में है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके माइनस से। अगर माइनस में है डिनोमिनेटर तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले से। ठीक है, तो यहां पर है 1/3 प्लस रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा 3 माइनस रूट 2। मैंने अभी बताया था प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और 3 माइनस रूट 2। अब ध्यान दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसको पूरा तरीके से लिखेंगे हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो सेम आंसर आएगा 3 माइनस रूट 2। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आएगा 3 माइनस रूट 2, 9 माइनस 2 दैट इज 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि जब प्लस होगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत शानदार। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई ऐसी चीज जो लग रहा है भाई नहीं समझ में आ रही है? तो एक चीज याद रखो, जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं हम डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रूल। दूसरा, जब डिनोमिनेटर प्लस में होगा तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस। और अगर माइनस में होगा तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस। समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर माइनस में, तो अभी मैंने बताया था माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो देखो 6/√2 माइनस √5। अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा तो बनेगा √2 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ब्रैकेट में लिख लोगे आप √2 प्लस √5। अब ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 6 इंटू √2 होगा तो 6√2। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 6√5। √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5। तो फाइनल आंसर क्या आया, 6 कॉमन रहने देते हैं, √2 प्लस √5 और नीचे आंसर आ रहा है -3। अब हमें पता है कैंसिल करने का तरीका, तो 1 टाइम और 2 टाइम। तो फाइनल आंसर क्या आया, -√2 प्लस √5। अब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हम ओपन करके भी लिख सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो था कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो रैशनलाइजेशन के फॉर्म में था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल करते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे रैशनलाइज करेंगे और हमारा ए और बी का वैल्यू आ रहा होगा। कि हमें रैशनलाइजेशन करना है और यहां पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से हम लोग रैशनलाइज करेंगे और कैसे हमारी जो राइट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले भाई आपको लिखना है सोल्यूशन और हमें सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड वाला। अभी राइट हैंड साइड वाले पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अभी देखो 5 प्लस 2√3 लिखा हुआ है अपॉन 7 प्लस 4√3 लिखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर हमें दिख रहा है ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर प्लस में तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस में। बिल्कुल, ये चीज हमें सर याद है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। चलिए 7 प्लस 4√3 अब प्लस में तो प्लस वाला इधर जाके क्या होगा, माइनस। जो चीज हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं हम सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी करते हैं। अब
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोशिश करें 5 को एक बार इसके साथ करेंगे और इसको एक बार इसके साथ, तो प्रॉपरली ब्रैकेट में लिखेंगे वरना मिस्टेक होने की चांसेस श्योर होती है। अब यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूलेट बन रहा है, दैट इज सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी भी साथ में लिखते चलना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 5 लिखा और इसको वापस पूरे को उठा के यहां पर लिख लो। इस 5 को यहां लिखना है, इस पूरे को उठा के एक बार यहां लिखना है, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाना है, जो बचा वो लिखना है, दैट इज 2√3 और इसको वापस यहां पर लिख लेना है, दैट इज 7 माइनस 4√3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख लो। b की जगह क्या है माइनस 4√3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक एक चीज करके इंटू करेंगे, इससे इसका इंटू, फिर ये इससे इसका इंटू, तो 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 तो माइनस 20, √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता नॉर्मल नंबर, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 7 जा क्या बनेगा 14√3। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 4 जा 8, तो माइनस का 8 आ गया और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, और नीचे 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। 35 माइनस 20 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े का साइन है 20 का, तो आएगा 6√3, और इसको अगर माइनस करेंगे तो इट विल बी 24 अपॉन 49, 16 3 जा 48। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो फाइनली हम लिख सकते हैं 35 माइनस 24 माइनस 6√3 अपॉन 1। नीचे तो 49 में से 48 चले गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। सो अब अगर इसको माइनस करें तो यहां पर हमारा माइनस करने के बाद क्या आएगा आंसर 9 या 11। सो अगर मैं 35 से इसको माइनस करता हूं तो वी विल बी गेटिंग 11 माइनस 6√3 हमारा आंसर आ गया। बट अभी ये तो लेफ्ट हैंड साइड आया है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है 11 माइनस 6√3 और हमारा जो राइट हैंड साइड था वो क्या था, वो था a प्लस b√3। हमें यहां पर a की वैल्यू निकालनी थी, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a की जगह पर क्या दिख रहा है मुझे 11, तो a की वैल्यू क्या आ गई, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एज 11। ठीक है, अब मुझे b की जगह देखना है, √3 और √3 तो सिमिलर है, मुझे b की वैल्यू देखनी है, तो b की वैल्यू मुझे दिख रही है सिर्फ 6 दिख रही है क्या, नहीं, आपको साइन भी लेना है। तो साइन अगर मैं देखूं तो साइन हमें क्या दिख रहा है b का, दैट इज -6। सो a की वैल्यू आ गई 11 और b की वैल्यू आ गई -6। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है और a और b की वैल्यू निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, बट वो थोड़ा सा टिपिकल है इससे भी ज्यादा, और वो कई बार एग्जाम्स में है, तो उसको बहुत ध्यान से आराम से रुक रुक के समझिएगा, लिखते हुए नहीं, समझते हुए फिर लिखिएगा। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को भी कभी निपटाते हैं। क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी रैशनलाइजेशन पे, जहां पर बोला गया है कि x की वैल्यू कुछ ये है और y की वैल्यू ये है, हमें निकालना है x² प्लस y², बट ये क्या रैशनलाइज है, नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे रैशनलाइज करके छोटा बनाना है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन। अब हमें x दे रखा है, क्या x हमारे पास दे रखा है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, ये हमारे पास x दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले इसका रैशनलाइजेशन। सो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अभी मैंने बताया था नीचे वाली चीज हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस लगो तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से। सो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और a प्लस बी बन जाएगा क्या,
सो इट विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2√6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3 + 2 5 प्लस 2√6। ये आ गया आपका x। क्या है ये, x। अब हमें निकालना है y। तो y भी हम लोग सेम फॉर्मेट से निकाल रहे होंगे। तो y को अगर मैं करूंगा तो सेम यही ऐसे ही कुछ निकल रहा होगा। अब देखो नीचे प्लस है तो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई माइनस। तो ऊपर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 होल डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 + 2 + 2√6 अपॉन 1 बनेगा। तो हमारी y की जो वैल्यू आई, y 5 माइनस 2√6। ये आ गया हमारा y और ये आ गया हमारा x। अब हमें x का स्क्वायर करना था, तो मतलब 5 + 2√6 का स्क्वायर, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस लगाएंगे, 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, हमें करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 इंटू 2 दैट विल बी 20√6। ये हो जाएगा 25, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, +24, और इसका आंसर आएगा -20√6। अब देखो प्लस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, 25 और 25 हो जाएगा आपका 50 और 24 और 24 हो जाता है 48। टोटल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 98। सो 98 इज द फाइनल आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है और फाइनली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है और हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ जाता है। आ गई बात समझ। और यहां से हमें जस्टिफिकेशन भी मिल गया, क्या कि जब हम रैशनल नंबर को, मतलब जब हम दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा या तो आंसर इर्रेशनल आएगा या तो रैशनल आएगा। तो यहां पर क्या आया, रैशनल आया। तो ये जस्टिफाइड हो जाता है जो मैंने 3 नॉर्म्स आपको बताए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और इस चैप्टर को फिर एंड करते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज क्या है, जो हमने 8 में पढ़ा था कि भाई जब कभी भी दो नंबर्स का बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। जब किसी भी दो नंबर का बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, बीच में डिवीजन होता है तो पावर माइनस होता है। जब कभी भी ब्रैकेट में ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसी भी क्या भी नंबर हो और अगर एक्सपोनेंट 0 है, मतलब पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जब कभी भी कॉमन पावर हो और डिवीजन हो जाता है, ऐसे यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉमन पावर है और ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो ये सारे बेसिक रूल्स है जो हमने पढ़ा था, बट एक यहां पर हमें डिफरेंट दिख रहा है, दैट इज a की पावर m/n, इसको लिखा गया है n√this/m। अब ये कैसे हुआ, देखो मैं अगर बोलता हूं 1/n, इसका मतलब ये भी मैंने बताया था कि मान लो √a है तो इसका मतलब क्या हुआ, a 1/2। वैसे अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, a 1/n। अब मान लो बाहर से m है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो आपका आंसर क्या आएगा, a पावर
m अपॉन n। तो इस तरीके से ये डिराइव होता है। अब कुछ एक्सपोनेंट पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं 8th क्लास कितनी आप लोगों को याद है बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इजी है। इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे चल रहे होंगे। यहां पर क्वेश्चन लिखा है 125 टू दी होल पावर 1 अपॉन 3। अब मुझे यह पता होना चाहिए कि 125 कैसे निकलेगा। तो हम लोग कर रहे होंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 125 का तो क्या आएगा? सो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा, मतलब 5 की पावर 3 क्या होता है? दैट इज 125। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें लगाना होगा, दैट इज सिंस a की पावर m होल पावर n क्या होता है? m इंटू n। तो यहां भी वही करेंगे हम लोग। तो 5 की पावर 3a हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या? 5 की पावर 1। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? 5। तो आपको आइडेंटिटीज भी साथ में ही लिखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 32 की होल पावर 2 अपॉन 5। तो यहां हम 32 का भी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? चेक कर लो। 32 2 के टेबल्स करेंगे 16 टाइम, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 2 की पावर क्या आया? 5 होल पावर 2 अपॉन 5। सेम आइडेंटिटी लगेगी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? 2 5 इंटू 2 इंटू 5 कैंसिल। सो 2 की पावर 2 क्या होता है? मतलब 2 इंटू 2, दैट इज फाइनल आंसर इज 4। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दैट इज 7 1 अपॉन 2 डॉट 8 1 अपॉन 2। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट a की पावर m इंटू b टू दी पावर m क्या होता है? a इंटू b होल पावर m। तो यहां भी देखो पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 होल पावर 1 अपॉन 2। अब 56 का भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो आप वो भी देख सकते हैं। 56 2 कितने टाइम्स? 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। तो इसमें कुछ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जो जाके कैंसिल हो सके। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आई होप ये जो इजी क्वेश्चन थे समझ में आ गया होंगे आइडेंटिटीज के साथ। अब इस पे बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं और देखो। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अवर फाइनल एडवांस क्वेश्चन जो हम एक्सपोनेंट पावर पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c डॉट मतलब प्रोडक्ट है। x की पावर b अपॉन x की पावर c b प्लस c माइनस a, x की पावर c अपॉन x की पावर a c प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। हमें यहां पर यह बताना है कि जो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आदत हमेशा बनाओ, हम एक बार सोल्यूशन लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b a प्लस b प्लस c डॉट x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c b प्लस c माइनस a डॉट x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a c प्लस a माइनस b। ये हमने लिख लिया अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? डिवीजन वाला, दैट इज a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है? पावर माइनस हो जाते हैं। तो इसको यहां पर साइड में लिखना है, सिंस एज वी नो दैट a की पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है a m माइनस n। तो ये चीज मेंशन करते जाने की हुआ कैसे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज x a माइनस b होल पावर a प्लस b माइनस c। ये भी उसी फॉर्मेट में, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर b माइनस c b प्लस c माइनस a, और सेम इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, दैट इज x c माइनस a होल पावर c प्लस माइनस b। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखें, अब हमने नेक्स्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस a टू द पावर m
होल पावर n क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सो इसको कर लेते हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x a माइनस बी। अब इसको ब्रैकेट में कर लो, क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस सी, ऐसा कुछ, ठीक। दूसरा x b माइनस सी एक ब्रैकेट में, और आपका b प्लस सी माइनस ए एक ब्रैकेट में, ऐसा कुछ। और ये हो जाएगा x c माइनस ए स्मॉल ब्रैकेट c प्लस ए माइनस बी, इतना हमने लिख दिया। अब यहां पर एक छोटा सा चीज मैं आपको बताऊंगा करना है, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। इसको एक टर्म बना लो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला बनेगा, चीजें आसान हो जाएंगी। जो मैं बोलता हूँ स्टेप्स हमें शॉर्ट में यूज करना है, आंसर सभी निकाल लेंगे बट थोड़ा सा शॉर्ट भी यूज करना है, जिससे हम इजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या, फिर a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, इसको इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी बाहर रह दो और इसको लिख दो a माइनस बी। आई थिंक ये वाला सी समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो फॉर्मूला है वो भी मेंशन करते चलते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये भी आपको लिखना है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक यहां तक, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे हम देखते हैं, सेम विद दिस a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए इधर रहने दो और ये बन जाएगा b माइनस सी, ठीक। ऐसे अगर हम इधर बढ़ें तो ये हो जाएगा x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इससे करेंगे तो माइनस बी इधर आ गया, c माइनस ए, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको ओपन करते हैं, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ये बन गया अपना एक, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट अगर देखें तो ये बन जाएगा x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और जब इसको करेंगे ओपन तो ये हो जाएगा x पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ये बन गया, ठीक है। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, सो वी हैव लर्न दैट सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, m प्लस n। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं इन दोनों को सोचूं तो इनके बेस सेम है, पावर्स अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो इसमें हमारा क्या होंगे, सारे एडिशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं पहले दो का करता हूं, फर्स्ट और सेकंड, से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इट विल बी ब्रैकेट x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, प्लस होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसको हम लोग वहीं पर छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अपना दिस सेकंड एंड थर्ड, अब इन दोनों को करेंगे, एक साथ नहीं कर देना भाई, तीनों में स्टेप मार्किंग नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, वो भी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, यहां से आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए। क्लियर हो गया? अब देखो सारी चीज यहां पर कैंसिल होते दिखेंगी क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए सी है प्लस ए सी भी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो कुछ बच्चे होंगे जो लिख के आ जाएंगे x टू द पावर 0 होता है, बट इट इज फाइनली 1 बिकॉज एज वी नो दैट a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा विद यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक ही क्वेश्चन में देखिए सारे फॉर्मुलाज यूज हो गए हैं और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मुलाज भी यूज हुए हैं, ठीक है। तो इससे अब थोड़ा एक और एडवांस क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग उसको निकाल पाते हैं कि नहीं, जहां पर हमें वन प्रूफ नहीं करना होगा, राइट हैंड साइड में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, उसे सॉल्व करना होगा। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है क्या, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए और एक बार क्वेश्चन को वापस।
तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है x की पावर a अपॉन x टू द पावर माइनस b, यहाँ पर पावर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी डॉट x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर माइनस c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी, और ये है x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर माइनस a होल अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते ही क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला और आइडेंटिटी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डिवाइड वाले फॉर्मेट में। तो अभी मैंने आपको बताया था डिवाइड वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुट करना होगा, दैट इज a की पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m क्या होता है, a m माइनस m। तो ये चीज यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे हम इसको पुट करते हैं a माइनस ऑफ माइनस b, यहां पर गलतियां करते हैं बच्चे, इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि माइनस b था वो ऊपर आएगा तो माइनस b ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सॉल्व करना, ये गड़बड़ होता है, जो माइनर मिस्टेक हम जनरली कॉपीज में देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी सेम रूल, x b माइनस ऑफ माइनस c, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस आ रहा है और क्वेश्चन में भी माइनस है, ठीक है। यहां भी सेम c माइनस ऑफ a और इसका है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए सी, इतना लिख दिया। अब इनको अंदर सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x a प्लस b और पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी डॉट, ये भी सॉल्व होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ऊपर वाली चीज जो है वो लिख लीजिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ऐसे ही यहां पर है x c प्लस a, ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए सी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हो गया अपना इतना क्वेश्चन। अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा, तो जो अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू होगा a m इंटू n। आई थिंक इतना समझ में आया, राइट। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर m और ये हो जाएगा n, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसका करेंगे मल्टीप्लाई। सो इसको हम लिख सकते हैं दैट a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये एक बन गया। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं x b प्लस सी ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x c प्लस a स्मॉल ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए सी, ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपन ने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था लास्ट ईयर, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो फॉर्मूला ये था, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, यही होता है, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला तो इसको आपको यूज भी करना आना चाहिए। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, x क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला था ये खत्म हो गया उस फॉर्मेट से। ऐसे ही b और c की बात हो रही है, सेम फॉर्मेट है, तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर b क्यूब प्लस c क्यूब। ऐसे ये सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, c की जगह c क्यूब प्लस a क्यूब, राइट। अब इसके बाद आई थिंक आपको आ गया होगा आइडिया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज m इंटू n। अब क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टू को एक साथ करेंगे, उनके स्टेप में करना है, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डॉट, ये हो गया अपना फर्स्ट सेकंड का। अभी थर्ड बचा हुआ है, इसको लास्ट में यहां पर लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों का करेंगे, सेकंड और थर्ड का। तो फाइनली हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब ए क्यूब दो बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू ए क्यूब प्लस 2b क्यूब भी दो बार रिवाइज हो रहा है। अब देखो 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन लेके बाहर कर दो, दैट इज a। ऐसा हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ध्यान से देखो, क्या ये हमारा राइट हैंड साइड था, आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको डिटेल में सॉल्व करना है चीजों को। आप शॉर्टकट करेंगे गलत हो जाएगा। हर एक छोटी बारीकी को ध्यान देखिए, ये हो गया, चाहे ये स्टेप्स हो गए, इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं
विथ अप्लाइंग प्रॉपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलो अब इसके ऊपर एक दो और एडवांस क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को हैबिट बनानी है कि हम सोल्यूशन लिखें और एक बार क्वेश्चन को लिखें। तो क्वेश्चन था x ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां पर 2 है इनटू में, पावर में ही है, ध्यान देना इस चीज को, और यहां पर है x b प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट है अपना, इनटू है, ठीक है, और ये 2 डॉट x c प्लस a इंटू 2 अपॉन x a b और ये हो जाएगा c होल पावर 4। हमें प्रूफ करना है कि जो उसका राइट हैंड साइड है वो 1 आए। ठीक है, चलिए अभी हमने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? सिंस वी नो दैट a टू द पावर m होल पावर n क्या होता है? ये होता है m इंटू n, यही होता है, बिल्कुल सर। तो वही चीज हम यहां पर भी यूज करेंगे, ये m इंटू n और m इंटू n, ठीक है, और ये भी देखो m इंटू n, राइट। बट इसके पहले आप यहां पर देखो ये अलग अलग है, यहां पर एक और फॉर्मूला हमारा लगेगा, दैट इज सिंस x m इंटू n, तो क्या होता है पावर m प्लस n। समझ में आ गई बात? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x 2a प्लस 2b डॉट x 2b प्लस 2c डॉट 2c प्लस 2a होल अपॉन, इस सारे को हम प्लस कर देंगे पावर्स को अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, और ये होल पावर 4 हो गया। अभी देखो यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था ये वाला फॉर्मूला, पहले इसमें फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड में यूज करेंगे। अगर तो मैं डायरेक्ट अगर करता हूं, ठीक है, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं डायरेक्ट समझाने के लिए। सो इट विल बी 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, और जब इसको m इंटू n वाले फॉर्मूले करेंगे तो ये हो जाएगा x टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब देखो 2a कितना हो जाएगा? इट विल बी 4a, ठीक है, प्लस 4b, b और b और प्लस 4c होल अपॉन x टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो इस तरीके से आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपको क्या आएगा? 1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत छोटा सा आसान सा सवाल था, है ना? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर हैं। होप इस पूरे लेक्चर को देख के आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट। ठीक है, आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ाया क्लियर है, समझ में आ चुका है, और होप आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन टीच मोर कंटेंट टू दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, बाय बाय, प्रैक्टिस मोर।